दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम जो जनवरी और फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आप देख रहे हैं। टॉप 20 करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर उपस्थित है। ठीक है, लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिन प्रश्नों को लेकर आते हैं वो अति महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लिया करिए। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जो टॉप 20 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वह है कि 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है ना, तो केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और कब रखी है? तो 25 दिसंबर 2024 को। ठीक है, यह दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यह संयुक्त परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश झारखंड। तो बताइए कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब एक बात और यहाँ याद रखिएगा, 25 दिसंबर के दिन केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। और 25 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, यह भी याद रखिएगा। और इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस में के रूप में? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि दिसंबर 2026 तक किस राज्य ने देश की पहली नाइट सफारी पार्क शुरू करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि किस राज्य ने यह घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक उसके यहाँ पहली नाइट सफारी पार्क शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में देश की पहली नाइट सफारी पार्क, ये याद रखिएगा, देश की पहली नाइट सफारी पार्क शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने यह घोषणा की है कि लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र पार्क में, कहा कुकरैल आप जानते हैं कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कुकरैल वन क्षेत्र पार्क में, कुकरैल वन क्षेत्र में देश की पहली नाइट सफारी, देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 में शुरू हो जाएगी। ठीक है, दिसंबर 2026 में शुरू हो जाएगी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में, यह यूपी स्पेशल में भी यह प्रश्न आ जाएगा कि देश की पहली नाइट सफारी पार्क शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश में कहां पर? कुकरैल वन क्षेत्र में। कुकरैल वन क्षेत्र कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि मार्च 2025 में आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपको बताना है कि मार्च 2025 में जो महिला कबड्डी विश्व कप होने वाला है उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है बिहार। तो महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा बिहार राज्य। और आपको पता है कि बिहार के राजगीर में यह एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है हाल ही में। तो बिहार के राजगीर में जो है ये महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार के राजगीर में मार्च 2025 में जो महिला कबड्डी विश्व कप होने वाला है तो वह बिहार के राजगीर में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बाइपेक्स BIPEX 2024 डाक विरासत उत्सव का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया। दूसरा पॉइंट है विश्व का पहला प्रीपेड डाक टिकट पेनी ब्लैक था।
और तीसरा पॉइंट है ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्ट हेरिटेज ऑफ बिहार नामक पुस्तकों का संबंध बिहार में डाक इतिहास से है। ठीक है, तो आपको कूट से सही उत्तर चुनना है। केवल 1 व 2 सही है, केवल 2 व 3 सही है, केवल 3 व 2 सही है व 1 2 तीनों सही है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। देखिए बाइपेक्स 2024 डाक विरासत उत्सव का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया, यह बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है इसमें, विश्व का पहला प्रीपेड डाक टिकट था पेनी ब्लैक। ठीक है, तो यह सही है, विश्व का पहला प्रीपेड डाक टिकट पेनी ब्लैक को माना जाता है। और एक चीज और है इसके बारे में, देखिए पेनी ब्लैक जो डाक टिकट था उसकी शुरुआत हुई थी मई 1840 में। ठीक है, मई 1840 में पेनी ब्लैक डाक टिकट की शुरुआत हुई थी और यह पहला प्रीपेड डाक टिकट था। इसके पहले क्या होता था कि चिट्ठी किसी के पास भेज दी जाती थी और उसकी कीमत उसी से वसूली जाती थी जो उस चिट्ठी को रिसीव करता था। ठीक है ना। तो लेकिन जब प्रीपेड डाक टिकट आ गया, पहला प्रीपेड डाक टिकट पेनी ब्लैक जब आया, तो क्या हुआ कि पहले उसका पैसा जमा हो जाता था और वहां से फिर डाक टिकट मिलता था। इसे पहला चिपकने वाला डाक टिकट भी कहते हैं। ठीक है, यह पहला चिपकने वाला डाक टिकट भी था, पहला चिपकने वाला डाक टिकट भी था यह। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, पहला चिपकने वाला डाक टिकट। और विश्व का पहला प्रीपेड डाक टिकट कौन सा था? पेनी ब्लैक था, इसे याद रखिएगा। और इसे शुरू किया गया 1840 में, किसके प्रयासों से? सर रालैंड हिल के प्रयासों से इसे शुरू किया गया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है, कहीं कहीं कंट्राडिक्शन मिलता है। एक है अजीमाबादी इकन्नी और दुअन्नी। ठीक है, अजीमाबादी इकन्नी और दुअन्नी। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका भी संबंध डाक टिकटों से है। देखिए अजीमाबादी इकन्नी और दुअन्नी के जो डाक टिकट थे, इन्हें कहीं कहीं तो लिखा मिलता है कि इन्हें सबसे पहले 1774 में जारी किया गया था, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि जो अजीमाबादी इकन्नी और दुअन्नी डाक टिकट थे, ये जो है एक क्षेत्रीय स्तर पर केवल प्रचलित थे। ठीक है ना। तो इनके द्वारा क्या किया गया कि इनकी इकन्नी और दुअन्नी डाक टिकटों की मुहर मारी जाती थी। ठीक है, मुहर मारी जाती थी और उसके आधार पर टिकट मतलब वही टिकट मान लिया जाता था, इसी मुहर को। इसमें अभी तक 2 डाक टिकट इसमें पता चले हैं, 2 डाक टिकट इकन्नी और दुअन्नी के आधार पर 2 डाक टिकट अभी तक मिले हैं। और इसमें से एक डाक टिकट भारत में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति के पास है और एक डाक टिकट है ब्रिटेन में। ठीक है, तो अजीमाबादी इकन्नी और दुअन्नी का जो संबंध है, यह जो है डाक टिकटों के विकास से इसका संबंध है, इस बात को याद रखिएगा कभी सामने पड़े तो। ठीक है, अब जो इसमें तीसरा पॉइंट है ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्ट हेरिटेज ऑफ बिहार नामक पुस्तकों का संबंध बिहार में डाक टिकट से है, तो यह भी सही है, यानी तीसरा पॉइंट भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार यह तीनों पॉइंट सही हैं, 1 2 व 3 सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 5वां प्रश्न है। ये पांचवा प्रश्न है आज का हमारा। 59वां पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 59वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है रायपुर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है इंदौर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है गांधीनगर गुजरात में और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो आपको बताना है कि 59वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो देखिए यह संपन्न हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, 59वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आ जाते हैं अपने 6वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है उसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मिशन अरुण हिमवीर स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो मिशन अरुण हिमवीर के बारे में पूछा है कि यह जो मिशन अरुण हिमवीर है, यह स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है यह अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है, APAMB और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की संयुक्त पहल है। तो कौन सा? मिशन अरुण हिमवीर के बारे में पूछा है कि यह अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की संयुक्त पहल है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सही कूट से उत्तर चुना है, ऑप्शन
ए है, एक और दो दोनों। ऑप्शन बी है ए सही है, दो गलत है। ऑप्शन सी है ए गलत है, दो सही है। और ऑप्शन डी है ए और दो दोनों गलत है। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि मिशन अरुण हिमवीर का जो संबंध है वह किससे है, और इसके संबंध में दिए गए ये जो कथन है यह सही है या गलत है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब आइए देखते हैं कि आखिर मिशन अरुण हिमवीर क्या है। देखिए, मिशन अरुण हिमवीर जो है यह अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है, और इसे नवंबर 2024 में शुरू किया गया था। कब? नवंबर 2024 में। ठीक है, नवंबर 2024 में इसे शुरू किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, मिशन अरुण हिमवीर का जो उद्देश्य है वह क्या है। इसका उद्देश्य है स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार से संबंधित है। ठीक है, आप जानते हैं कि वर्तमान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसके तहत सरकारें जो है नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इस समय चल रहा है, और उसके तहत जो सरकारें हैं वो नए नए प्रकार के इनिशिएटिव ले रही हैं। ठीक है, तो मिशन अरुण हिमवीर में स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार से संबंधित है। यह सही है बिल्कुल। और दूसरा है कि यह अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की संयुक्त पहल है। अब देखिए, यह इनकी संयुक्त पहल कैसे है। यह अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड जो है यह किसानों से, स्वयं सहायता समूहों से जो बागवानी उत्पाद हैं, जो कृषि उत्पाद हैं, उनको खरीदेगा, और इसको जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उसे जो है इसकी आपूर्ति कर देगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो है किसानों से, स्वयं सहायता समूहों से जो सब्जी खरीदी जाएगी, जो अन्य वस्तुएं, फल फूल खरीदे जाएंगे, उसकी आपूर्ति वो कर देगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस को। इससे क्या होगा, जो वहां के स्थानीय किसान हैं उनको जो है बिना कहीं दूर गए बगल में मार्केट मिल जाएगा, और जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उसे भी आसानी से चीजों की उपलब्धता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार यह अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की दोनों की संयुक्त पहल है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा जो 7वां प्रमुख प्रश्न है वह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में मलेरिया उन्मूलन रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है ना, अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन रिपोर्ट जारी की। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। तो ऑप्शन ए है 93%, ऑप्शन बी है 94%, ऑप्शन सी है 97% और ऑप्शन डी है 99%। तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए कि जो मलेरिया उन्मूलन रिपोर्ट जारी की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, उसमें भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज करने की बात की गई है। तो देखिए, यह कमी दर्ज की गई है 97% तक। ठीक है, भारत में मलेरिया के जो मामले हैं उनमें 97% तक की कमी आई है, और यह कहना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट की। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि पहले जो मलेरिया था, पहले क्या था मलेरिया, पहले जो मलेरिया था उसमें जो भारत का जो नंबर था, जैसे मान लेते हैं स्वतंत्रता के समय जो भारत में मलेरिया के केस थे वो कितने थे, वो थे 7.5 करोड़ से ऊपर। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत में मलेरिया के केस थे 7.5 करोड़ से ऊपर थे। ठीक है ना, लेकिन जब वर्ष 2023 की गणना करते हैं तो वर्ष 2023 में इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई, मलेरिया के केस की संख्या कितनी हो गई वर्ष 2023 में, 2 मिलियन हो गई। ठीक है, 2 मिलियन हो गई, यानी कुल कितने परसेंट की कमी आई, 97% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, 97% की कमी मलेरिया के केस में दर्ज की गई है। ठीक है, कई राज्यों में बहुत सुधार हुआ है। 2023 में 112 जिलों में शून्य मलेरिया दर्ज किए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा। वर्ष 2023 में 112 जिलों में शून्य मलेरिया केस
शून्य मलेरिया केस दर्ज किए गए हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 112 जिलों में वर्ष 2023 में शून्य मलेरिया केस दर्ज किए गए हैं, मतलब यह मलेरिया मुक्त हैं 112 जिले, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 8वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 समारोह के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई। आपको बताना है कि जो गणतंत्रता दिवस 2025 संपन्न हुआ है उसके समारोह के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। तो बताइए किसके द्वारा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम की घोषणा की गई थी, किस मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए यह घोषणा की गई थी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 2025, ठीक है, इसके लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए आज का हमारा 9वां प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक केंद्रीकृत प्रणाली सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, जब यह पोर्टल लॉन्च किया गया था सी बॉक्स पोर्टल, तो यह बहुत चर्चा में था। तो यह जारी किसने किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसके संबंध के बारे में बताना है कि इसमें से किसका संबंध है सी बॉक्स पोर्टल से। तो ऑप्शन 1 है कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए, ऑप्शन बी है बाल श्रम के निषेध से संबंधित, ऑप्शन सी है जबरन गुलामी या शोषण से संबंधित और ऑप्शन डी है घरेलू हिंसा की शिकायतों के लिए। तो आपको बताना है कि सी बॉक्स पोर्टल का जो संबंध है वह किससे है। तो देखिए सी बॉक्स पोर्टल का जो संबंध है वह है कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए, ठीक है ना। अब देखिए सी बॉक्स पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। यह है सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, वह है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी बॉक्स का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ठीक है ना। अब यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ऊपर प्रश्न में भी लिखा है, और इसका जो उद्देश्य है यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने से है, ठीक है ना। यही ए ऑप्शन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए इसका उद्देश्य है, इसी के लिए सी बॉक्स पोर्टल जो है शुरू किया गया है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सी बॉक्स पोर्टल पर जो शिकायत की जाती है तो वह ऑनलाइन शिकायत की जाती है, ठीक है ना, ऑनलाइन शिकायत सुविधा है, यह बात याद रखिएगा सी बॉक्स पोर्टल पर। साथ ही इसमें सीधा निगरानी तंत्र होता है, ठीक है ना, जैसे ही आप शिकायत कर देंगे तैसे ही कोई स्थानीय समिति या आंतरिक समिति को यह मामला भेज दिया जाएगा। तो इसमें सीधा निगरानी तंत्र होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है, इसमें त्वरित कार्यवाही होती है, ठीक है, त्वरित कार्यवाही होती है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है, त्वरित कार्यवाही होती है। एक चीज और है, इसमें जो ये किस एक्ट पे काम करता है इसको जान लेते हैं। देखिए पॉस एक्ट 2013 पर यह आधारित है, पॉस एक्ट 2013। पॉस एक्ट का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 पर आधारित है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, और यह पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक पारदर्शी और डिजिटल मंच प्रदान करता है सी बॉक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सी बॉक्स का जो उद्देश्य है वह है कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायतें दूर करना, उनसे उनकी सुरक्षा करना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 3 नए आपराधिक कानून लॉन्च किया है, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है भोपाल। तो जल्दी से अपने आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में, कहा चंडीगढ़ में, ए ऑप्शन सही है, चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून लॉन्च किए, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है, ठीक है। अब देखिए
आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से, कब से? 1 जुलाई 2024 से ये तीनों नए आपराधिक कानून पूरे देश में लागू हो गए। ठीक है, पूरे देश में लागू हो गए 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, अब तीनों आपराधिक कानूनों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे BNS के नाम से जानते हैं। जो इसका हिंदी है इसी को लिया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के नाम से इसे जानते हैं। और भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब इसने किसका स्थान लिया है? भारतीय न्याय संहिता 2023 किसके स्थान पे जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 18 या IPC कहते हैं, IPC 1860। ठीक है, 1860 का स्थान कौन लेगा? BNS। ठीक है, भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड का 1860 का जो स्थान है वो कौन लेगा? वह भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। ठीक है ना, अब इसके बारे में कभी डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी इतने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो कानून जारी हुआ वह कौन सा हुआ? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, और यह भी है 2023। इसे BNS के नाम से जानेंगे और यह भी है 2023। इसने किसका स्थान लिया? तो इसने स्थान लिया दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए इसने किसका स्थान लिया है? दंड प्रक्रिया संहिता जो पहले लागू थी, यानी इसे CRPC कहते थे। यही प्रश्न पूछा जाएगा कौन किसके स्थान पे लागू है। ठीक है ना, तो दंड प्रक्रिया संहिता या CRPC की जगह पर यह लागू हुआ है। ठीक है ना, तो यह भी याद रखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता या CRPC 1973 के स्थान पर इसे लागू किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा, जो तीसरा इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तीसरा कानून जो आया है वह आया है भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता या इसे क्या कहते हैं? BSS। ठीक है, BSS 2023। अब इसने किसका स्थान लिया है? इसने किसका स्थान लिया है? तो इसने स्थान लिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। ठीक है, 1872 का स्थान लिया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में इन्हें लॉन्च किया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक है, ये गलत है, FSSAI ने किस प्रकार के जल को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है? आपको बताना है कि FSSAI ने किस प्रकार के जल को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन ए है साधारण पेयजल, ऑप्शन 2 है नदियों का जल, ऑप्शन 3 है मिनरल वाटर और ऑप्शन डी है पैकेज्ड पेयजल। ठीक है, तो आपको कूट से सही उत्तर बताना है, केवल एक है, केवल दो है, 1 3 दोनों है, 3 व 4 दोनों है। तो आप बताइए कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस प्रकार के जल को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है। जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए FSSAI ने क्या किया है कि मिनरल वाटर और पैकेज्ड पेयजल को क्या किया है, इसको दोनों को इसने सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा सही है? 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 यानी मिनरल वाटर और पैकेज्ड पेयजल को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है किसने? FSSAI ने। ठीक है, अब आइए पहले FSSAI के बारे में जानते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इसे ऐसा क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए FSSAI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि FSSAI का जो फुल फॉर्म है वह क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है,
अब इसने क्या किया है, इसने कहा कि जो मिनरल वाटर है और जो पैकेज्ड पेयजल है यह जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पहले क्या करना पड़ता था कि एफएसएसएआई को बीआईएस से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर बीआईएस क्या है। ठीक है, तो बीआईएस का जो फुल फॉर्म है वह है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है ना, और यह क्या करता है, यह भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है, इस बात को याद रखिएगा। बीआईएस क्या है, भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है। ठीक है, क्योंकि खाने पीने वाली चीजों से संबंधित है इसलिए मैं पूरा डिटेल आपको बता दे रहा हूं कि यह भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है और इसका काम क्या है कि यह वस्तुओं सेवाओं के मानकीकरण अंकन, ठीक है, मानकीकरण अंकन और प्रमाणन का कार्य करती है। ठीक है ना, और प्रमाणन का कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती है, तो यह मानक निर्धारित करती है और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है कि यह चीज खाने योग्य है, यह चीज खाने योग्य नहीं, यह किस प्रकार की है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, कैसी है। ठीक है, हर चीज का प्रमाणन करती है और उस पर मानकीकरण का अंकन करती है। ठीक है, अब बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के एक्ट 2016 के तहत कार्य करती है। ठीक है, 2016 के तहत कार्यरत है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो इस चूंकि अब एफएसएसएआई ने क्या किया है कि जो मिनरल वाटर हैं और पैकेज्ड पेयजल हैं इन पे जो है बीआईएस से मार्किंग करना, प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं समझा, उसे हटा दिया है। और उसके बाद उसने एफएसएसएआई ने मिनरल वाटर और पैकेज्ड पेयजल को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है। इन दोनों का संबंध रेगुलर हमसे है, इसलिए इस प्रश्न को पूरा याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न किसी दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, आप सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, मिनरल वाटर और पैकेज्ड पेयजल जितना भी पूछा जाएगा आप इसको पकड़े रहिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, किसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब बताइए कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया से और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया से। तो बताइए, राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का संबंध जो है वह किस देश से है आपको बताना है। जल्दी से अपने आंसर बताइए कि इसका संबंध कहां से है। अब देखिए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार का जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का जो संबंध है वह है ब्रिटेन से। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का संबंध किससे है, ब्रिटेन से है। अब देखिए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया किसे जाता है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ऐसी परियोजनाओं को दिया जाता है, उन परियोजनाओं को जिसकी सुरक्षा व्यवस्था 5 स्टार होती है। ठीक है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था 5 स्टार होती है, 5 स्टार होती है। ठीक है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था 5 स्टार होती है उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और यह ब्रिटेन में प्रचलित है। ठीक है ना, तो जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर की जो परियोजना, अयोध्या में राम मंदिर की परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सुरक्षा प्रबंधन की उत्कृष्टता है। ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सुरक्षा प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 13वां प्रश्न है, अभत्साहेश्वर मंदिर को इसके असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को के 2023 के विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है, कौन सा मंदिर है, अभत्साहेश्वर मंदिर। ठीक है, अभत्साहेश्वर मंदिर, इसके असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को के 2023 के विशिष्टता पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। कला संस्कृति के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए
जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कभी कभी आयोग पूछ लेता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न, अब देखिए यह मंदिर, इसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, यह कहाँ है हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब यह प्रश्न के रूप में सामने आया तो मैंने सोचा इसे शामिल करना चाहिए। अभासाहेश्वर मंदिर को असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को के 2023 के विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यह मंदिर किस राज्य में है आपको बताना है। तो देखिए यह मंदिर है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु के थुक्काचू तंजाउर में है। कहा? थुक्काचू, थुक्काचू तंजाउर में, ठीक है, तंजाउर में स्थित है, यह याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण हुआ था यह चोल वंश के दौरान हुआ था, ठीक है, चोल काल में इसका निर्माण हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और 1300 वर्ष पुराना है, ठीक है, जो चोल काल में निर्माण हुआ मतलब 1300 वर्ष पुराना मंदिर है, ठीक है। तो अभासाहेश्वर मंदिर के बारे में याद रखिएगा कि यूनेस्को ने 2023 के विशिष्टता पुरस्कार से इसे सम्मानित किया है, ठीक है, इसके संरक्षण प्रयासों के लिए, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, संरक्षण प्रयासों के लिए। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है गुजरात। इस प्रश्न को हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है, ठीक है ना, जहां गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, वहीं पर गीता महोत्सव का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है हरियाणा में, ठीक है ना। अब आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? आपको बताना है कि किस राज्य को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य को यूनेस्को ने एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल, ठीक है, इस शब्द को याद रखिएगा, विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है यूनेस्को द्वारा, ठीक है, तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य को यूनेस्को द्वारा प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है, और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्वयं दिया था, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक रेमिटेंस में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? आपको बताना है कि विश्व बैंक की जो हालिया रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या है? धन प्रेषण, इसे याद रखिएगा, धन प्रेषण, ठीक है। तो वैश्विक रेमिटेंस में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए कि विश्व बैंक की जो हालिया रिपोर्ट जारी हुई है 2024 में वैश्विक रेमिटेंस में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे बताया गया है? तो वह देश है भारत, ठीक है। भारत जो है धन प्रेषण के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, और भारत ने वर्ष 2024 में भारत ने विदेशों से कुल 132.1 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त किया है, ठीक है, जो वैश्विक रेमिटेंस का मतलब वैश्विक धन प्रेषण का कुल 14% है, कुल 14.3% है। मतलब जितना 100% होता है तो 100% जो धन का प्रेषण हुआ विभिन्न देशों में, उसमें से 14.3% जो धन है वो भारत में आया। अब देखिए ये जो धन प्रेषण है वो कौन सा है? जैसे भारत का कोई व्यक्ति है विदेश में कमाने गया है, तो वह विदेश में जो कमाता है, जो अपनी बचत करता है, जो अपनी आमदनी का बचत करता है, उसे अपने देश वापस भेजता है, अपने घर परिवार को भेजता है, खर्च भेजता है, अन्य चीजों के लिए भेजता है, उसे ही कहते हैं धन प्रेषण या रेमिटेंस, ठीक है, सबसे आसान भाषा में। अब देखिए वर्ष 2024 में 129.1 बिलियन डॉलर यानी पूरी दुनिया का 14.3% रेमिटेंस पाने वाला भारत पहला देश है, इकलौता देश है। अब देखिए इसने इस मामले में क्या किया है, सभी देशों को पीछे कर दिया है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि मैक्सिको में जो रेमिटेंस है वो कितना आता है? मैक्सिको में आता है 7.5%, ठीक है। और दूसरा जो है चाइना है, चीन में जो रेमिटेंस आता है वो कितना आता है?
3%। ठीक है, तो इन दोनों देशों से बहुत ऊपर है, यानी इन दोनों देशों के जोड़ से भी ऊपर है भारत में धन प्रेषण। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 17वां प्रश्न है, भारत सरकार ने घर चोला को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है, इसका संबंध किस राज्य से है? किसको प्रदान किया है? घर चोला को। ठीक है, भारत सरकार ने घर चोला को जीआई टैग प्रदान किया है, इसका संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो बताइए, घर चोला को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? जल्दी से अपने आंसर आप कमेंट करके हमको बताइए। अब देखिए, घर चोला को जीआई टैग मिला है, ये कहां पे, किस राज्य में इसका संबंध है? तो यह है गुजरात में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर घर चोला है क्या? घर चोला क्या है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, घर चोला है एक पारंपरिक हस्तशिल्प है। क्या है? पारंपरिक हस्तशिल्प है। ठीक है, हस्तशिल्प है। इसे जो है कपड़ा शिल्प के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, कपड़ा शिल्प है, इसे कपड़ा शिल्प के रूप में भी जानते हैं। आप जानते हैं कि एक साड़ी होती है जिसे कहते हैं बंधेज साड़ी। ठीक है, बंधेज साड़ी या इसे कहते हैं बंधनी, बंधनी या बंधेज साड़ी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार का जो है, जो हस्तशिल्प है वह घर चोला है, और यह मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान में प्रचलित कपड़ा शिल्प है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में प्रचलित कपड़ा शिल्प है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो घर चोला कहां संबंधित है? गुजरात से है। अगर राजस्थान होता तो दोनों हो जाते। ठीक है, अब एक चीज और याद रखते हैं, देखिए जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आप रोज देखते हैं जीआई टैग से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आया ही रहता है। तो देखिए, जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है, क्या है? एक चिन्ह है, और यह ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है, ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या मूल से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, जीआई टैग किसे दिया जाता है? यह एक चिन्ह है। ठीक है, यह ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जीआई टैग से, क्योंकि आजकल प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते, 1 से 2 लाइनों में पूछे जाते हैं, कथन कारण के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए, जीआई टैग किस अधिनियम के तहत कार्य करता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, जीआई टैग का जो अधिनियम है, जीआई टैग पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत यह कार्य करता है। ठीक है, इसी के तहत यह दिया जाता है, और यह जो है उद्योग मंत्रालय के अधीन, यह क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। ठीक है, मंत्रालय के अधीन, यह जरूर याद रखिएगा, यह भूल जाएगा। ठीक है, यह उस समय दिमाग में नहीं आएगा कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। यह भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जो होती है, यह किसके तहत कार्य करती है? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो इसी के तहत दिया जाता है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यह जीआई टैग से संबंधित महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। एक चीज और है, अब आपको यह बताना है, यह प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो कुछ और चीजें जानेंगे। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि जीआई टैग कितने वर्ष के लिए वैध होता है। आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि नहीं सोचा है, पता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है, कितने वर्षों के लिए वैध होता है, इसके बारे में आप हमें बताइए कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है। ठीक है, यह बिल्कुल नया प्रश्न है, आपके समक्ष आया है, आप इसके बारे में जरूर सर्च करिए कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए है 10 वर्ष, 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, और ऑप्शन डी है 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष। ठीक है, तो आपको बताना है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है।
ठीक है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष। आपको एक चीज और बता दें कि जब उसकी वैधता समाप्त की जाती है तो उसे पुनर्नवीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पुनर्नवीकृत, देखिए पुनर्नवीकृत किया जा सकता है इसे। ठीक है, पुनर्नवीकृत किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। हमेशा के लिए नहीं समाप्त होता है, जब उसकी वैधता समाप्त हो जाती है तो उतने वर्षों के बाद उसका पुनर्नवीकरण किया जाता है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको पता है कि 20 सालों के लिए बनता है। ठीक है, तो 20 सालों के बाद उसका पुनर्नवीकरण किया जाता है। ठीक है, या जितने सालों के लिए भी बनता हो फिर उसके बाद नवीकरण होता है उसका। तो वैसे ही जीआई टैग का भी नवीकरण होता है। आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है मेखगोंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ। आपको बताना है कि मेखगोंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो बताइए मेखगोंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखिए मेखगोंग फेस्टिवल जो है यह मेघालय के गारो हिल्स में मनाया गया। ठीक है, यह जो चौथा संस्करण है ये कहाँ मनाया गया, मेघालय के गारो हिल्स में मनाया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, मेखगोंग फेस्टिवल मेघालय के गारो हिल्स में मनाया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का 19वां प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 13 नवंबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर और ऑप्शन डी है 12 नवंबर। तो बताइए कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और 14 नवंबर को जो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया वर्ष 2024 में, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम के बारे में जान लेते हैं। तो उसकी थीम थी बाधाओं को तोड़ना, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना, अंतरालों को पाटना। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है और वर्ष 2024 के विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी बाधाओं को पाटना, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप्स। ठीक है, तो बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना, इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां और आखिरी टॉप 20 का प्रश्न है वह है कि प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख के रूप में, ऑप्शन बी है ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में, ऑप्शन सी है भारतीय रक्षा सचिव के रूप में और ऑप्शन डी है भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रमुख के रूप में। तो आपको बताना है प्रमुख मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में। ठीक है, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे जनवरी और फरवरी के टॉप 20 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।